हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोकेम गुरु। और हमने स्टार्ट किया है पिछले लेक्चर से आपका यूनिट 14 ऑफ +2 क्लास, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमाइनो एसिड्स। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, और सेल में सबसे ज़्यादा अबंडेंटली कोई चीज़ अगर प्रेजेंट है, या हमारी पूरी की पूरी बॉडी का जो बेस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेस बनता है वो प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन्स दे आर मोस्ट अबंडेंट थिंग्स। जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को पहले ग्रीक और लैटिन जो इसका मतलब है वो वर्ड आया है प्रोटियोस से। प्रोटियोस वर्ड जो है, प्रोटियोस वर्ड का मतलब होता है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। सच केमिकल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे और बहुत ज़रूरी हैं, वो हमारे लाइफ की डे टू डे एक्टिविटी में भी और हमारी ग्रोथ में भी, हमारी डेवलपमेंट में भी, उन सभी को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं। और जब इन प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो हमें मिलते हैं ढेर सारे अमाइनो एसिड्स। और जब ये अमाइनो एसिड्स हमें सिंगल यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड्स मिल रही हैं तो हम कहेंगे कि ये प्रोटीन्स क्या हैं? ये हैं पॉलीमर्स ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स। Now let's focus on the word amino acid. This is amino word and this is acid word. Why these compounds, these molecules are known as amino acid? Because here the acidic group, that is carboxylic group, is also present, and the basic group जो हमारा NH2 ग्रुप है वो भी इस मॉलिक्यूल में हमें एक साथ देखने को मिलता है। और जितने भी नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं, दे ऑल आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। नाउ व्हाट इज अल्फा अमाइनो एसिड? अल्फा अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं, बहुत सारे टाइप के अमाइनो एसिड हैं, लेकिन हम कह रहे हैं जितने भी नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं दे ऑल आर अल्फा। इसका मतलब ये है कि जिस कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसी कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। या इसको आप ऐसे कहें कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके रिस्पेक्टिव जो NH2 ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में है तो वो अल्फा होगा, अगर ये NH2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता तो ये बीटा पोजीशन है, यहाँ पे होता तो ये गामा पोजीशन होती, डेल्टा ईटा, इस तरह से सो ऑन। तो हमारे पास जितने भी नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं दे ऑल आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा ऑल आर एल अल्फा अमाइनो एसिड्स। एल मतलब दे हैव द कॉन्फ़िगरेशन एल। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन की थी उसी तरह से यहाँ पे भी कि जो NH2 ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, रिस्पेक्टिव लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है वो प्रेजेंट होता है जब हम इसे इस तरह से। और अगर इसी की मिरर इमेज हम बना दें तो बाकी सारे ग्रुप सेम रहेंगे, ये NH2 ग्रुप जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द राइट, तो ये हो जाती है डी कॉन्फ़िगरेशन। तो नेचुरली जो भी हैं वो कैसे होते हैं? एल कॉन्फ़िगरेशन के अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो अभी अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें हम देखते हैं कि NH2 ग्रुप है, COOH ग्रुप है, और ये इसकी साइड चेन है जो कोई भी हो सकती है। जैसे जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है दैट इज योर ग्लाइसिन, ठीक है। यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये एलानिन बन जाएगा। तो ये अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस अमाइनो एसिड को अदरवाइज जब ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, तो ये कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, ये पैलेट्स जो हैं वो इसकी बनती हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। अब ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, यही वाले को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, मैं इसे इस तरफ को बनाती हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका आयंस में, COOH, यहाँ से H रिमूव होगा और यहाँ से NH3 पॉजिटिव जो है वो बन जाएगा, ठीक है। और ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ज्वीटर आयन बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में these amino acids they behave as a zwitter ion, जो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर के होने के साथ साथ ये एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। सो ये इसका एक कुछ इसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ एक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें दो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अमाइनो एसिड A एंड दिस इज अमाइनो एसिड B। ये जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये आपस में जब जुड़ते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे H2O जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और ये दो जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में जुड़ते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन। और डाइपेप्टाइड का मतलब है दो पेप्टाइड्स जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। Now, what is this peptide bond? Peptide bond is formed between the NH2 group of one amino acid to the other amino acids COOH ग्रुप के साथ जो है ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है दे आर सेड टू बी पेप्टाइड बॉन्ड, और इस तरह से जो पेप्टाइड बनेगा उसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। डाई के बाद अगर तीसरा जुड़ जाता है तो ट्राइपेप्टाइड, उसमें 4 अमाइनो एसिड हैं तो टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड। और अगर बहुत सारे पेप्टाइड्स उसमें इफ देयर आर n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड। ओके, नाउ ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, अगर ये यूनिट्स जो हैं 10,000 यूनिट्स, ठीक है, 10,000 यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो हम इनको क्या कह देते हैं, प्रोटीन्स कह देते हैं। बट ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि इनको हम प्रोटीन ही कहेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इन सभी को हम प्रोटीन कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका इंसुलिन का, ठीक है। इंसुलिन में क्या है, देयर आर ओनली 51 अमाइनो एसिड्स। दो चेन्स होती हैं, चेन A एंड चेन B, वो दोनों आपस में लिंक्ड होती हैं विद डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। कितनी है, ओनली 51 है। That 51 amino acid they are arranged in a particular conformation. They have particular conformation उनकी है, स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो उनकी है। डाइसल्फाइड बॉन्ड किन अमाइनो एसिड्स के बीच में बनना है वो भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल हमें पता होता है। तो जब डेफिनेट कॉन्फर्मेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे 10,000 यूनिट हो तभी हम प्रोटीन बोलेंगे। वो छोटे से छोटा पेप्टाइड भी क्या बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। तो प्रोटीन्स क्या होती है, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड जब एक डेफिनेट कॉन्फर्मेशन में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हम प्रोटीन कह देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अमाइनो एसिड जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। सो देयर आर बेसिकली, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डाइपेप्टाइड जो बॉन्ड है, हाउ, लेट्स सी ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो सपोज हियर इज योर NH2 ग्रुप, NH2 करते हैं इसको,
NH2 ग्रुप, यहाँ पे है आपका COOH ग्रुप, यहाँ पे है आपका H और यहाँ पे है आपका R ग्रुप, ठीक है। और दूसरी तरफ जिसके साथ इसमें बॉन्ड बनाना है वहाँ पे यहाँ पे है NH2 ग्रुप, यहाँ पे है COOH H and here is the R ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये N और यहाँ पे H और ये CO बॉन्ड कैसा होता है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा बॉन्ड बन गया है, वैसे ये इस तरह से कुछ बॉन्ड बनता है। सो this bond is the peptide bond formed between the carboxylic group and the amine group of two adjacent amino acids। तो ये बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड इसको हम कहते हैं। तो इस तरह से ये पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं बनते हैं। अब देखते हैं जो 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं। So there are 20 naturally amino acid, AA is amino acid, इसको यहाँ पे कंफ्यूज ना कीजिएगा। 20 नेचुरल जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनका जो नाम है वो हम जब इनका नाम लेते हैं तो हम इनको कॉमन नेम से इनके बुलाते हैं, जो इनका ट्रिवियल नेम होता है उससे हम इनको डिनोट करते हैं। और जो इनका कॉमन नेम है वो इनकी किसी प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करता है। जैसे टायरोसिन है तो टायरोसिन इज योर जो आपकी चीज़ है वहाँ से जो अमाइनो एसिड निकलता है उसको आप टायरोसिन कहते हैं। जब इनको हमने साइंटिफिकली नोट करना है तो हम इनको 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड जो है वो देते हैं। तो लेट्स सी कि जो हमारे 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। मैं उसका 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ए से है आपका अलानिन, बी खाली है, सी से सिस्टीन, डी से एस्पार्टिक एसिड, ई से ग्लूटामिक एसिड, एफ से फिनाइल अलानिन, जी से ग्लाइसिन, एच हिस्टिडीन, आई आइसोल्यूसिन, जे खाली है, के से लाइसिन, एल से ल्यूसिन, एम मिथियोनिन, एन एस्पैराजिन, ओ खाली है, पी प्रोलीन, क्यू ग्लूटामिन, आर आर्जिनिन, यहां लिखती हूं, एस सीरीन, टी थ्रियोनिन, यू खाली है, वी वलीन, W ट्रिप्टोफैन, Y टायरोसिन। सो आई होप ये 20 हो गई होंगी। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, सो B J O एंड U इनको अगर हम छोड़ दें तो देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स। हालांकि सेलिनोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड है जो अभी नया काउंट किया गया है, ठीक है, तो उसको लेकिन अभी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो दीज आर द 20 अमाइनो एसिड्स विच आर नेचुरली अकरिंग। और जितनी भी प्रोटीन्स बन रही हैं वो किस चीज़ से बन रही हैं, इन्हीं 20 अमाइनो एसिड्स से मिलकर जो है वो बनती हैं। इसमें जो ग्लाइसिन है दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। सिंपलेस्ट होने के साथ साथ ये इस तरह से देखिए इसको, ये ग्लाइसिन यहाँ पे है। अब ग्लाइसिन में यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बन है इसकी चिरैलिटी
जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दो ग्रुप्स जो हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं। ये पूरा कार्बन जो है वो एसिमेट्रिकल जो है वो नहीं है। तो क्योंकि ये एसिमेट्रिकल नहीं है तो इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो नहीं होती है। सो ग्लाइसिन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। बाकी सारे 19 जो बचते हैं वो सारे कैसे हैं, आपके ऑप्टिकली एक्टिव अमाइनो एसिड्स हैं। जब हम इन अमाइनो एसिड्स को वलीन का VAL, ठीक है, जब हम इनको 3 लेटर कोड देंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी 2 लेटर स्मॉल रखे जाएंगे। और 1 लेटर कोड में क्या होता है, इनको हम अल्फाबेटिक कोड्स जो हैं वो देते हैं। इसको जब हम क्लासिफाई करते हैं इन अमाइनो एसिड्स को, तो देयर आर 2-3 बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग देम। द वेरी फर्स्ट इज वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें एसिडिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं। दे आर D एस्पार्टिक एसिड एंड E ग्लूटामिक एसिड। So D and E they are acidic amino acid. बेसिक जो हैं वो हैं आपके पास histidine is basic, lysine is basic, and next is arginine is basic. So H, K and Q, H, K and Q ये इनका 1 लेटर कोड है, जो कैसी हैं हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। और बाकी सारी की सारी जो है वो कैसी हैं, न्यूट्रल हैं। सो वाई एसिडिक, क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा या जो NH2 और COOH है, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ज़्यादा होगा। बेसिक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक कम होगा, और जो न्यूट्रल होंगे उसमें दोनों कैसे होंगे, बराबर अमाउंट में होंगे। तो हमें जो है एक पूरा का पूरा जो अमाइनो एसिड है वो न्यूट्रल नज़र आता है। वेदर उसके अंदर चार्जेस जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, न्यूट्रल, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, वो अपने आप में कैसे हो जाते हैं, न्यूट्रल चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेंशियलिटी। सो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। सो एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है, उनको हमें अपनी डाइट के साथ लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी उनको खुद नहीं बना सकती है। सो दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, सो दे हैव टू बी टेकन अप अलॉन्ग विद द फूड, ठीक है। और जो नॉन एसेंशियल है, दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड अवर बॉडी, सो देयर इज नो अर्जेंट नीड टू टेक दीज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड अलॉन्ग विद द फूड। तो हमारे पास 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। एक ट्रिक जो याद करने की है वो 1 लेटर कोड के लिए है। आपको ये तो याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन वो 1 लेटर कोड ऐसे है कि वो लंबी रात, फिर वो किताब थी एक मेरे हाथ, ठीक है। वो लंबी रात, फिर वो किताब थी एक मेरे हाथ। केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के अगर आप बोर हो गए हो, रातें बहुत लंबी लग रही हो, एसेंशियलिटी है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये वहीं से आप कर सकते हैं, वो लंबी रात, फिर वो एक किताब थी मेरे हाथ, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये कैसे हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। आप देख सकते हैं ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, आर्जिनिन, फेनाइलएलानिन, वलीन, लाइसिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन एंड हिस्टिडीन, ये सारी जो है ये कैसी हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आप इसको काउंट करते हैं। ओके, सो दिस इज द अमाइनो एसिड्स। सो नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का जैसे हमने कहा कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो 10,000 यूनिट से जब ज़्यादा हो जाता है किसी पॉलीपेप्टाइड का, तो हम उसको प्रोटीन कहना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स कि ब्रॉड वे में जो प्रोटीन्स हैं वो किस तरह से क्लासीफाई की जाती हैं। दे आर फाइब्रस
एंड नॉन फाइब्रस, और इसी को आप बोल देते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कैसी दिखती हैं, फाइबर की तरह दिखती हैं। दे आर वाटर इनसॉल्युबल, और ये कैसी होती हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। सेकंड, दे आर स्ट्रेट चेन्ड, और ये कैसी होती हैं, कॉइल्ड या हेलिकल। ठीक है, तो बेसिकली ये दो इसके डिफरेंस हैं। और इसके अलावा अगर आपने इसका डिफरेंस करना हो, ठीक है, तो स्ट्रेट चेन कुछ इस तरह से होंगी। यहाँ पे क्या होंगे कि इंटरचेंज जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, और जो कॉइल्ड है वो कुछ इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। और इनमें भी जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कैसी होती हैं, सॉल्युबल होती हैं, ये इनसॉल्युबल होती हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो फर्स्ट इज केराटिन, जो आपकी हेयर सिल्क है उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकेंड इज मायोसिन, मायोसिन जो है वो आपकी मसल प्रोटीन है। थर्ड जो इसका एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका कोलाजन। कोलाजन भी जो है वो फाइब्रस प्रोटीन का एक नेचर है। और अगर ग्लोबुलर प्रोटीन करनी हो तो उसमें आपका एग एल्ब्यूमिन एक एग्जाम्पल है, और दूसरा अगर आपने एग्जाम्पल लेना है तो इंसुलिन, ये भी कैसा है, वाटर सॉल्युबल है और ग्लोबुलर प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है। सो आई होप ये फाइब्रस और नॉन फाइब्रस के ग्लोबुलर जो प्रोटीन है वो उसका जो डिफरेंस है वो आप इसमें समझ गए हों। अब जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जब स्टडी करते हैं तो हम इनको 4 टाइप की शेप में या 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स में स्टडी करते हैं। और वो आती हैं आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, उससे बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाड्रिनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाड्रिनरी। So this is simplest structure and this is the complex structure। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं, ठीक है, और उनका अरेंजमेंट क्या है, किस सीक्वेंस में वो अरेंज्ड हैं। तो वो अरेंजमेंट जो है हम देखते हैं। सपोज दिस इज इस पॉलीपेप्टाइड में ए बी सी डी ई कुछ इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है ये कैसी है, वेदर ये इस तरह से कॉइल्ड अप हो रही है या ये कुछ इस तरह से जो आपकी शीट लाइक फॉर्म है उसमें अरेंज्ड है। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से कॉइल्ड भी हो रही है तो अगर इस तरह से ये ऊपर को जा रही है, सो दिस इज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, और अगर इस तरह से शीट्स लाइक की फॉर्म में है, जैसे आपके पर्दे झूलते हैं और पर्दों में कुछ इस तरह से सिलवटें पड़ती हैं, तो वैसे ही अगर इसमें सिलवटें पड़ती हुई हमें नजर आती हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो हम इनको कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, तो कॉइल्ड अगर स्ट्रक्चर है तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होता है, और यहाँ पे जो आपके दो, ठीक है, इस कॉइल और इस कॉइल के बीच में जो आपके पास अमाइन ग्रुप होंगे, ठीक है, और यहाँ पे COH जो ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उनके बीच में क्या बनते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं आपको। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, CO। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में जो है
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जबकि जो बीटा प्लेटेड शीट्स में है इसमें क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द अमाइड एंड कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो आपको अमीन एंड कार्बोक्साइल ग्रुप जो है उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर में ओवरऑल जो एक पूरी की पूरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। वो अब जैसे ये यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर अगर मान लो आपको नजर आ रहा है, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर भी किस फॉर्म में है वो आप जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फाइब्रस या आपके जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उनकी डिफ्रेंशिएशन होती है एट टर्शरी स्ट्रक्चर। ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर है आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन का, वो कहाँ नजर आता है, टर्शरी स्ट्रक्चर में नजर आता है। उसके बाद है आपका क्वाड्रिनरी स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि कोई प्रोटीन जो है वो जरूरी नहीं है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड की बनी हो सकता है उसमें दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो अरेंज होती हैं। तो दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं आपस में, वो स्पेस में कौन सी प्रोटीन अंदर है, कौन सी प्रोटीन बाहर है, बड़ी है, छोटी है, कौन सी लंबी है, कौन सी गोल हो गई है, ठीक है। वो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे हमें पता लगेगा, क्वाड्रिनरी स्ट्रक्चर में, कि किसी प्रोटीन में अगर दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ किस तरह से अरेंज्ड हैं वो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम टर्शरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या क्वाड्रिनरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। तो ये सारी फोर्सेस जो हैं यहाँ पे एक्ट करती हैं एक प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर बनाने में। तो ये है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाड्रिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें बचता है वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब कोई भी प्रोटीन है, जैसे मान लो कोई ग्लोबुलर प्रोटीन है, उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर किस चीज़ की वजह से, बहुत सारी फोर्सेस की वजह से, जैसे वंडर वॉल फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, या आपके हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं उन चीज़ों से क्या है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं। अब ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं वो वीक एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। क्योंकि ये वीक फोर्सेस हैं तो जैसे ही हम पीएच में कोई चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज इन पीएच, और जब टेम्परेचर में चेंज होगा तो क्या होगी, वो प्रोटीन की शेप और फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन की जो शेप और जो उनका फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। शेप में क्या होगा कि हो सकता है उसका सेकेंडरी, टर्शरी और जो क्वाड्रिनरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो रह जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें अमाइनो एसिड किस तरह से अरेंज्ड है, सिर्फ वही रह जाएंगे, बाकी सारे के सारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो क्या हो गए, वहां पे ब्रेक हो गए। और फंक्शन क्या है, मान लो कोई प्रोटीन थी, वो एक स्पेसिफिक पीएच है, ठीक है, पीएच 6.5 वहां पर एक्टिव होती है, तो वहां पर तो वो काम करेगी। जैसे ही पीएच ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, डीनेचर, वो अपनी नेचुरल स्टेट से, नेचुरल टेंडेंसी से जो है वो अलग हो जाएगी, उससे अलग हट जाएगी, और उससे जब वो अलग हटेगी तो उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो हिंडर हो जाएगी, या तो वो काम करना स्टॉप कर देगी। वैसा ही होता है ज़्यादातर कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो वो प्रोटीन का जो फंक्शन है या जो उसके केमिकल कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम एग को बॉईल करते हैं, द वाइटर पार्ट ऑफ एग दैट इज योर एल्ब्यूमिन, और वो क्या है, एग एल्ब्यूमिन, एक प्रोटीन है जिसको आप ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। अब जैसे ही आप उसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है एक थिक वाइट कलर के मास में, और वो वाइट कलर का जो मास है वो वापस क्या है, उसमें ग्लोबुलर प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। सो दैट इज द डीनेचुरेशन ऑफ व्हाट,
दैट प्रोटीन, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, उसकी क्या हो जाती है, डीनेचुरेशन। रहेगी वो एल्ब्यूमिन ही, लेकिन किसमें, सिर्फ उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वही रहेगा, बाकी सारे के सारे बॉन्ड्स जो वो चेंज हो जाते हैं और वो प्रोटीन जो है वो फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रोटीन का रिच सोर्स अगर आपने डाइट में लेना है तो आप बहुत सारा क्या लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, मीट प्रोडक्ट लेते हैं, और कुछ एक जो मशरूम्स हैं उनमें भी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, पल्सेस हैं आपकी उसमें भी होती हैं। पल्सेस में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं वो आपके राइस में प्रेजेंट होते हैं, और राइस में जो नहीं है वो पल्सेस में प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सारे फूड्स को एक साथ लेते हैं ताकि जो भी हमारी अमाइनो एसिड की नीड है उसको हम पूरा कर सकें। आई होप ये प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो बायोकेम गुरु को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आगे मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ।